दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित अध्ययन करेंगे। दोस्तों चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है, हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित यदि पाठ्यक्रम किसी परीक्षा में है तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा विज्ञान। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। विश्व में 3000 भाषाएं हैं जिनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं 13 भाषा परिवार? पहला है द्रविड़, दूसरा चीनी, तीसरा सेमेटिक, चौथा है हेमेटिक, पांचवा है आग्नेय, छठा है बांटू, सातवां है यूराल अल्टाइक, आठवां है अमरीकी जिसको रेड इंडियन भी कहते हैं, नौवां है सूडानी, 10वां है काकेशस, 11वां परिवार है बुशमैन, 12वां है जापानी कोरियाई और 13वां है भारोपी। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार भारत एवं यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बोला जाता था, प्रयोग में लिया जाता था। यानी भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो भारत और यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। भारोपीय परिवार के 2 भेद हैं, जिसका पहला भेद है सत्तम और दूसरा है केंतु। सत्तम का भाग है भारत ईरानी और भारत ईरानी का एक नाम आर्य भाषा भी है। और भारत ईरानी जिसको आर्य भाषा भी कहते हैं, इसके 3 भेद हैं। पहला है ईरानी, दूसरा है दर्द और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। साथियों एक नोट्स के रूप में भी हम इन्हें लिख सकते हैं स्क्रीन को रोक करके। भारतीय आर्यों ने ईरानियों एवं दर्द लोगों से अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया। भारतीय आर्यों ने ईरानियों एवं दर्द लोगों से 1500 ईसा पूर्व में अलग हुआ और पश्चिम क्षेत्र से या पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र से भारत देश में प्रवेश किया था। भारतीय आर्य भाषाओं के इस 3500 वर्ष के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम या पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारतीय आर्य ईरानियों और दर्द लोगों से अलग होकर के भारत में प्रवेश किया था। तो 1500 ईसा पूर्व से आज तक का जो समय है 3500 वर्ष का, इस 3500 वर्ष के इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। वे 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो 3500 वर्ष का जो भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास है उसको 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 वर्ष का समय है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। दोस्तों ये 1500 वर्ष का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 1000 वर्ष। अब इनको विस्तार से हम पढ़ते हैं। 1 नंबर पर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय हमने पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दोस्तों 1000 जो वर्ष का काल है, समय है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है।
इसके दो भेद मिलते हैं। पहला मिलता है वैदिक संस्कृत, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला वैदिक संस्कृत है जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। वैदिक एक प्रत्यय है, वेद धन इक, इसमें वेद रचे गए थे। तो वैदिक संस्कृत में वेद रचे गए और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, प्राचीन संहिताएं रचे गए। कब रचे गए? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, प्राचीन संहिताएं 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच में रचे गए वैदिक काल में। और वैदिक संस्कृत के भी तीन रूप मिलते हैं, उत्तरी, दूसरा है मध्य देशी और तीसरा है पूर्वी। नोट: संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। संस्कृत शब्द का पहली बार प्रयोग वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। प्राचीन आर्य भाषाएं हैं जिनको दो भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, जिसका दूसरा भेद है लौकिक संस्कृत, जिसका समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत ग्रंथ रचे गए। इसके उत्तरी रूप को प्रामाणिक माना जाता है। लौकिक संस्कृत का जो उत्तरी रूप है उसको प्रामाणिक माना जाता है। पाणिनि ने भी उत्तरी रूप को अष्टाध्यायी का आधार बनाया था, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लौकिक संस्कृत के उत्तरी रूप को आधार बना करके और अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी पाणिनि ने। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत का व्याकरण तैयार किया था। लौकिक संस्कृत का व्याकरण तैयार किसने किया था? पाणिनि ने किया था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था लौकिक संस्कृत के उत्तरी रूप में। आर्यों के 3500 वर्ष को तीन कालों में बांटा गया था, जिसका दूसरा काल है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1500 वर्षों का ये समय है। और इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को प्राकृत भी कहा जाता है, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उन्हें प्राकृत भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं यानी प्राकृत संस्कृत से उद्धृत नहीं थी, बल्कि आम जनता से विकसित हुई थी। दोस्तों, प्राकृत जो भाषा थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, वह संस्कृत भाषा से उद्भूत नहीं थी, बल्कि आम जनता से यह भाषा विकसित हुई थी। और इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यानी प्राकृत के 1500 वर्षों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है पहली प्राकृत, दूसरा भाग है दूसरी प्राकृत और तीसरा भाग है तीसरी प्राकृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं तथा जिसको प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहली प्राकृत, जिसको पाली भी कहते हैं, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। अब इनका हम विश्लेषण पढ़ते हैं। पहली प्राकृत, जिसको पाली भाषा भी कहते हैं, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका यानी पाली का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश में मिलता है। पाली का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका देश में दीपवंश नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें इसका प्रयोग मिलता है। इसे मागधी भाषा भी कहते हैं, पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित साहित्य जातक, दंपद, मिलिंद पन्हो, बुद्ध घोष की अट्टकथा, महावंश इस यानी पाली में रचे गए थे। यानी कि दोस्तों, पाली भाषा में गौतम बुद्ध से संबंधित जो रचनाएं थी वो रची गई थी, जैसे साहित्य जातक, दंपद, मिलिंद पन्हो। अट्टकथा बुद्ध घोष ने पाली में रची थी। महावंश भी पाली में रचा गया है।
अशोकी शिलालेखों में यह भाषा अंकित है। अशोक के द्वारा जो शिलालेख लगाए गए थे उनमें से कुछ शिलालेख हैं, उनमें पाली भाषा में ही भाषा अंकित है, लिखी गई है। मागधी भाषा की 4 उपभाषाएं हैं, जिनमें एक बिहारी है। मागधी भाषा यानी कि पाली भाषा को पहली प्राकृत को पाली कहते हैं और पाली को ही मागधी भाषा कहते हैं। और मागधी भाषा की 4 उपभाषाएं हैं, जिनमें से एक है बिहारी। बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहारी उपभाषा है जिसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। नोट: प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका संस्कार नहीं किया जा सका और जनता की जबान पर बिना संस्कारित हुए अपने प्राकृत रूप में रही, उसे प्राकृत कहते हैं। यानी प्राकृत भाषा उसको कहते हैं जिसका संस्कार नहीं किया गया और जनता की जबान पर बिना संस्कृति ही प्रकट हो गई। दूसरा नोट है, प्राकृत भाषा के 2 अर्थ हैं, एक तो संस्कृत से प्रकट और दूसरी है जनता से प्रकट। तो प्राकृत भाषा के 2 अर्थ हैं, एक तो संस्कृत से प्रकट और दूसरी है जनता से प्रकट। अब पढ़ते हैं साथियों, मध्यकालीन आर्य भाषा का दूसरा भेद, दूसरी प्राकृत, जिसको प्राकृत भी कहते हैं। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ रचे गए। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सी प्राकृत में रचे गए? दूसरी प्राकृत में रचे गए, जिसको प्राकृत भी कहते हैं। समय इसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, 500 वर्षों का इसका समय है। इसके यानी प्राकृत के धर्म, प्रदेश व लेखन के आधार पर कई भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं और वो भेद यानी वो कहाँ बोले जाते थे? सौरसेनी, जो कि मथुरा या सूरसेन के आसपास, पैसाची, कश्मीर के आसपास, महाराष्ट्री, महाराष्ट्र में, अर्धमागधी, मगध और मथुरा के बीच, मागधी, मगध के आसपास और केकई, पाकिस्तान में लहिंदा के क्षेत्र की ये भाषा थी। प्राकृत, दूसरी प्राकृत, जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ रचे गए उसके कई भेद हैं, जिन भेदों को हमने पढ़ा। अगला भेद है प्राकृत का टक, जो कि पंजाबी के क्षेत्र की भाषा थी। खस हिमाचल एवं पास के पहाड़ी क्षेत्र की भाषा थी और ब्राचड़ सिंध की भाषा थी। मध्यकालीन आर्य भाषा का तीसरा भेद है अपभ्रंश, जिसको तीसरी प्राकृत कहते हैं। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 वर्षों का जो समय है। और जो तीसरी प्राकृत है उसको अपभ्रंश भी कहते हैं। अपभ्रंश किसे कहते हैं? प्राकृत से बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। यानी अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। तो प्राकृत भाषा से जो बिगड़ा हुआ और गिरा हुआ भाषा का रूप था उसको तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश भाषा कहते हैं। अपभ्रंश भाषा को ही अवहट या अपभ्रष्ट भी कहते हैं। अवहट, अपभ्रष्ट, अपभ्रंश भाषा को कहते हैं। यह मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्राकृत श्रवसव ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद माने गए हैं। दोस्तों, जो तीसरी प्राकृत है अपभ्रंश भाषा है, वह मध्यकालीन प्राकृत भाषा और आधुनिक काल की जो भाषाएं हैं उनके बीच में एक कड़ी के रूप में थी। और अपभ्रंश के 27 भेद प्राकृत श्रवसव ग्रंथ में माने गए हैं। अपभ्रंश के कितने भेद माने गए हैं? 27 भेद माने गए हैं। कौन से ग्रंथ में? प्राकृत श्रवसव ग्रंथ में। हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास 3 अपभ्रंशों से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा पढ़ेंगे हम
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय है 1000 ईस्वी से आज तक, और यही हिंदी भाषा का समय है। हिंदी भाषा का समय 1000 ईस्वी से आज तक है, जिसको कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। आर्यों की जो भाषाएं थी उनको 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उनका जो समय है 1000 ईस्वी से आज तक, यही हिंदी भाषा का समय भी कहलाता है। इसमें 7 अपभ्रंश थे जो कि निम्न थे, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी उनमें 7 अपभ्रंश थे। वो कौन कौन से थे? पहला था शौरसेनी अपभ्रंश, जिसकी 3 उपभाषाएं थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और तीसरी है पहाड़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश की एक उपभाषा थी जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश के 3 पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, और अर्धमागधी अपभ्रंश की एक उपभाषा थी पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश जिसकी 4 उपभाषाएं थी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाली। केकई अपभ्रंश की एक उपभाषा जिसका नाम है लहंदा। टक अपभ्रंश की एक उपभाषा जिसका नाम है पंजाबी। ब्राचड़ की एक उपभाषा जिसका नाम है सिंधी, और महाराष्ट्री की उपभाषा है जिसका नाम है महाराष्ट्री। हिंदी भाषा का विकास 7 अपभ्रंशों में से 3 अपभ्रंशों से हुआ है, और इन 3 अपभ्रंशों की 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं की 22 बोलियां हैं, और इन 22 बोलियों के संकुल को ही हिंदी भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक काल की आर्य भाषाएं थी, उसमें 7 अपभ्रंश थे। उन 7 अपभ्रंशों में से 3 अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, और इन 3 अपभ्रंशों की 5 उपभाषाएं और उन 5 उपभाषाओं की 22 बोलियां मिलकर के हिंदी भाषा का विकास करती हैं। इन 22 बोलियों के संकुल यानी क्लस्टर को ही हिंदी भाषा कहते हैं। अब पढ़ेंगे 3 अपभ्रंश कौन से हैं। 3 अपभ्रंश हैं शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, और तीसरा है मागधी अपभ्रंश। यानी 3 अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इन 3 अपभ्रंशों की 5 उपभाषाएं हैं जो कि हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान देती हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा है राजस्थानी, तीसरी उपभाषा है पहाड़ी, चौथी है पूर्वी हिंदी, और 5वीं उपभाषा है बिहारी। तो साथियों, हिंदी भाषा के विकास में 7 अपभ्रंशों में से 3 अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, उनकी 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी उपभाषाएं, और इनकी 22 बोलियां मिलकर के हिंदी भाषा का विकास करती हैं। तो सबसे पहले हम अपभ्रंश पढ़ते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश जिसकी 3 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं जो कि हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान देती हैं? शौरसेनी अपभ्रंश की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है बांगरू, चौथी बोली है बुंदेली, 5वीं बोली है कन्नौजी और 6ठी बोली है दक्षिणी। शौरसेनी अपभ्रंश की जो दूसरी उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी में 7 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और मालवी। शौरसेनी अपभ्रंश की तीसरी उपभाषा है पहाड़ी उपभाषा,
इस पहाड़ी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी हिंदी। तो साथियों, शौरसेनी अपभ्रंश की 3 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी, जिनकी जो बोलियां हैं वे हमने पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम दूसरा अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा विकसित हुई पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी राजभाषा है और पूर्वी हिंदी उपभाषा है। पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा विकसित हुई बिहारी, और बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इस प्रकार से 22 बोलियों का जो क्लस्टर है, संकुल है, वह मिलकर के हिंदी भाषा का विकास करता है। हिंदी का एक मानक रूप यानी स्टैंडर्ड रूप एवं राजभाषा रूप भी है, जो खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू आदि बोलियों के संयोग यानी पश्चिमी हिंदी, उसे शौरसेनी अपभ्रंश से फारसी की कोमल छाया में विकसित हुआ है। यही मानक रूप पत्रकारिता, साहित्य तथा आम व्यवहार का रूप है। इसी हिंदी के मानक रूप को खड़ी बोली कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का एक मानक रूप है जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, और इस मानक रूप या खड़ी बोली का विकास 3 बोलियों से हुआ है। एक तो है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज बोली और तीसरी है बांगरू बोली। खड़ी बोली, ब्रज बोली, बांगरू बोली, इनके संयोग से एक मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, जिसको राजभाषा रूप भी कहते हैं, उसका नाम है खड़ी बोली। तो दोस्तों, 3 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं और 22 बोलियों के साथ में हिंदी का एक मानक यानी स्टैंडर्ड रूप मिलकर के क्लस्टर बनाकर के, संकुल बनाकर के हिंदी भाषा का विकास करता है। नोट: भाषा विकास के प्रवाह में जनभाषा आगे चलती है। परिवर्तन पहले जनभाषा में होने लगते हैं। परिवर्तनों के स्थायी होने पर फिर उनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है। कहने का मतलब साथियों, भाषा विकसित होती है, विकास करती है, निरंतर परिवर्तनशील है। तो दोस्तों, भाषा के अंदर किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन होता है तो वो साहित्यिक भाषा में नहीं होता है। भाषा में परिवर्तन सबसे पहले जन भाषा में यानी आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तन होता है, और आम बोलचाल की भाषा में जब परिवर्तन स्थायी हो जाते हैं, उसके बाद में उस बदली हुई भाषा का प्रयोग साहित्य में होने लगता है। तो साथियों, ये हिंदी भाषा विज्ञान का पहला वीडियो था, जिसे आप 1-2 बार देख करके आराम से समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और किसी भी परीक्षा के अंदर हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाता है तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हैं, उपयोगी हैं। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जय हिंद।